चल गया। स्क्यूनेस की वैल्यू अगर 0 होगी तो सिमेट्रिक है, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव स्क्यूड है। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ये है कि राइट टेल लॉन्ग है। अभी मैं ग्राफ बना के भी आपको दिखाऊंगा, वहां से भी हमें यही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है। इसके बाद कर्टोसिस पे आ जाए तो उसकी वैल्यू आ रही है 4.779। तो इसमें क्या बताओगे आप मुझे, लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है? अभी मैं आपको बता के आया हूँ। लेप्टो। जी सर लेप्टोकर्टिक है। इसकी रेंज तो आपने 0 से 0.5 रेंज नहीं लिखवाई इसकी, किसकी? तो ये कर्टोसिस के। नहीं, वो देखो कर्टोसिस ना, उसका डिफरेंट फॉर्मूले है। एसपीएसएस किसी और तरीके जी। से कैलकुलेट कर रहा होगा, ठीक है। जो आपने किया उसको, वो आप किसी और तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। इसके अलावा और भी हैं जो मोमेंट्स रेशियो से भी कैलकुलेट होता है, वो मैं आपको नहीं बताया हुआ। मतलब ये चीज मैयर करने के डिफरेंट फार्मूले हैं। जो फार्मूला आपने यूज किया उसकी रेंज होगी। तो इसकी जो है इसकी रेंज नहीं है। इसका ये है कि जीरो से कंपेयर करना। जीरो स्टैंडर्ड है, जीरो का मतलब है ठीक है। मेसोकर्टिक, लेस देन जीरो का मतलब है प्लेटिकर्टिक, पॉजिटिव का मतलब है कि ठीक। हाइट उसकी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका जी। स्क्यूनेस की वैल्यू भी जीरो हो और कर्टोसिस की वैल्यू भी जीरो हो, यानी सिमेट्रिक हो और मेसोकर्टिक हो, ये दो सिचुएशन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और मेसोकर्टिक है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी आगे काफी यूज होनी है, क्योंकि आगे जो जो सेकंड पार्ट है ना, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, उसके बिहाइंड हमारी अजम्पशन ही ये है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मेलिटी को फॉलो करना चाहिए। जब नॉर्मेलिटी को फॉलो करेगा तो हम वो टेस्टिंग कर सकेंगे, वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कर सकेंगे। लेकिन उसके भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस में आ जाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा सा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट ऑफ द जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है ना, वो बेस करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि वो अजम्पशन होती है कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि पहले डेटे की नॉर्मेलिटी चेक की जाए। तो वो स्क्यूनेस और कर्टोसिस से भी चेक हो सकती है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, पीपीक्यू प्लॉट्स बनते हैं, उससे भी नॉर्मेलिटी चेक हो जाती है, हिस्टोग्राम से भी चेक हो जाती है। मतलब डिफरेंट नॉर्मेलिटी के टेस्ट हैं जिससे नॉर्मेलिटी हम डेटे की देख सकते हैं। तो इसके बाद आ जाए रेंज पे। ये जो स्टैंडर्ड एरर है ऑफ स्क्यूनेस और स्टैंडर्ड एरर कर्टोसिस का, इसको रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद आ जाए रेंज पे। रेंज क्या होता है आपको पता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है इन डेटा सेट में, वो रेंज होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू डेटा सेट में 91 थी और मिनिमम वैल्यू डेटा सेट में 66 थी। इसका डिफरेंस लिया तो वो 25 आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया 25 ईयर्स का डिफरेंस है एज गैप में मैक्सिमम। ओके, इसके बाद आ जाए परसेंटाइल्स पे। अब देखिए, मैंने तो क्वार्टाइल्स भी कैलकुलेट करवाए थे, डिसाइल्स भी करवाए थे और परसेंटाइल्स भी करवाए थे। इसने हेडिंग एक ही दी है, परसेंटाइल्स। तो उसकी वजह क्या है कि जो आपके डिसाइल्स हैं वो भी परसेंटाइल्स ही होते हैं, या आपके जो क्वार्टाइल्स हैं वो भी परसेंटाइल ही होते हैं। देखिए Q1 का क्या मतलब है, जिसके नीचे 25% डेटा लाई कर रहा है। तो P25 क्या है, उसके नीचे भी 25% डेटा लाई करता है। ठीक है, इसी तरह Q3 क्या है, जिसके नीचे 75% टोटल डेटा लाई करता है। तो P75 के नीचे भी 75 डेटा लाई करता है, 75%। इसी तरह D1, जो डिसाइल्स हैं जो आपके डेटे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट में 10-10% डेटा होता है। तो D1 के नीचे टोटल कितना होता है, 10%। और P10 के नीचे भी 10% होता है। D2 के नीचे कितना होता है, 20%। और P20 के नीचे भी 20% होता है। मतलब D2 और P20 सेम है, D3 P30 सेम है, D4 P30 सेम, D4 P40 सेम है। ठीक है, इसी तरह D5, मीडियन, Q2 और P50, ये सारी वैल्यू सेम होंगी। ये 71.750। अगर आप ऊपर मीडियन का आंसर देखें ना, वो भी आएगा 71.50। तो ये मैंने जब आपको क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स का लेक्चर दिया था, उसमें इसकी सारी मैंने डिटेल समझाई थी आप लोगों को। उसको रिकॉल कर लीजिएगा अगर ये ना समझ लगे आपको। तो परसेंटाइल्स में जो पहली वैल्यू दे रहा है 10 के कोरिस्पॉन्डिंग 68, ये बेसिकली क्या दे रहा है, मैंने तो ये परसेंटाइल ही निकलवाया था। मैंने तो P33 कहा था या P67 कहा था या P85 कहा था। तो ये किसकी वैल्यू हुई फिर, D1 की।
सॉरी D1 बेसिकली D1 की है, D9 तक मैक्सिमम डिसाइड। वैल्यूज होती हैं, ये है D2 की वैल्यू। ठीक है, ये है जो 25 है, ये Q1 की वैल्यू है, ये D3 की वैल्यू है, ये P33 मैंने ऐड करवाया था इसको, तो P33 की वैल्यू है, ये D4 की वैल्यू है, ये D5 की है, D6 है, ये P67 मैंने ऐड करवाया था, तो ये P67 की वैल्यू है, ये D जो है 7 है, ये 75 है, तो D में तो नहीं 75 आता, वो या D7 आता है या D8 आता है, ये Q3 की वैल्यू है, ये D8 है, ये P85 है क्योंकि मैंने 85 भी ऐड करवाया था, तो ये D9 है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होते हैं उसमें उन्हें ये रिजल्ट्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि इसमें वो D1 की कौन सी वैल्यू है, Q3 कौन सा है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि परसेंटाइल्स एक्चुअली क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? जी सर। सर ये फिर से बता दें ये परसेंटाइल वाला। बच्चे ये ना आप बेहतर है कि ये बात ना, अगर आप मुझे नहीं लगता कि आपने शायद रिकॉर्डिंग सुनी है या आप भूल गए हुए हो, अगर आप वो परसेंटाइल डिसाइल्स वाली रिकॉर्डिंग सुन लो ना दोबारा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी रिकॉर्डिंग जो उसकी ना मैंने आपको भेजी हुई है और सारा एक एक करके पॉइंट समझाया हुआ है आप लोगों को। जो परसेंटाइल्स देखो, पहले देखो क्वार्टाइल्स जो है वो डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 3 ऐसी वैल्यूज होती हैं Q1, Q2, Q3 जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हर पार्ट में कितना परसेंट डेटा होता है? 25% होता है। इसका मतलब ये हुआ Q1 के नीचे 25% होगा, Q2 के नीचे 50% होगा, Q3 के नीचे 75% होगा। इसी तरह फिर अगर डिसाइल्स की तरफ मूव करते हैं कि अगर एक आप डेटे को 4 से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप डेटे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं डिसाइल्स। वो 9 ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपके डेटे को डिवाइड कर देती है इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ द डेटा। तो उसमें क्या है, D1 के नीचे जो सा है वो 10% होगा, D2 के नीचे 20% होगा, D3 के नीचे 30% होगा, इसी तरह D5 के नीचे 50% होगा, D9 के नीचे 90% डेटा होगा। तो इसके बाद अगर आप 10 से भी ज्यादा उसको करना चाहें डिवाइड, तो वो आप कर सकते हो उसमें 100 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो उसको हम बोलते थे परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स 99 सच वैल्यूज होती हैं विच डिवाइड्स योर डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ द डेटा। जो परसेंटाइल्स होता है उसको डिनोट करते हैं हम P1 से लेके P99 तक। तो इसका मतलब P1 के नीचे 1% होगा, P2 के नीचे 2% होगा, P3 के नीचे 3% होगा, इसी तरह P10 के नीचे कितना होगा? 10%। तो D10 के नीचे भी 10% था। इसका मतलब ये हुआ P10 और D10 दोनों सेम होंगे। इसी तरह P20 जिसके नीचे 20% डेटा था, इसी तरह जो है डी क्या कहते हैं, P20 और D2 दोनों के नीचे 20% डेटा होगा। इसी तरह P30 और D जोन सा है 3 उसके नीचे जोन सा है सेम डेटा होगा। इसमें मतलब दोनों वैल्यू सेम होंगी। P50 के नीचे भी 50% डेटा होगा, D5 के नीचे भी 50% डेटा होगा, और Q2 के नीचे भी 50% डेटा होगा, और मीडियन भी ऐसा है जिसके नीचे 50% डेटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू सेम होंगी। तो अभी आपने देख भी लिया कि ये 71.50 आ रही थी, यही Q2 होगा, यही P50 होगा, यही D5 होगा, और यही आपका होगा मीडियन होगा। तो ऐसे जो सा ये आप सारे परसेंटाइल्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर डेटा सेट में जो मैंने दिया हुआ है उस पर एक भी रॉन्ग वैल्यू एंटर कर दी ना, तो ये सारी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी, फिर उस पर मार्क्स देने कोई बनते नहीं है। तो ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। इसके बाद आ जाते हैं हम टेबल पे, जो मैंने आपसे कहा था फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाया हुआ है हमने, वो जिसको चेक किया हुआ था। उसमें सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी 66, 67 अप टू 91, मिनिमम से लेके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक गया हुआ है। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप लोग जब मैनुअल कैलकुलेशन करते थे तो साथ टैली का बना लेते थे कॉलम, लेकिन यहाँ टैली का नहीं बनाया, उसने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया कि 66 के टोटल 3 रिस्पोंडेंट थे, 67 के 6 रिस्पोंडेंट थे, 68 के 14 रिस्पोंडेंट थे, इसी तरह ये टोटल आ गया। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 100 आ गई। ठीक है, तो ये जो है
ये उसे टोटल बता दिया, डेटे को क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू एज। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इससे नेक्स्ट उसने निकाला है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है कि आप क्या करते हो, क्लास फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेते हो। समटाइम आपका परसेंटेज में इंटरेस्ट होता है, तो मतलब 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि इस वक्त क्लास फ्रीक्वेंसी भी 100 है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी 100 है, तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज वही बन जाएगी। अगर यहाँ 100 के अलावा और होता तो यहाँ परसेंटेज डिफरेंट होती। तो इसलिए इस वक्त जो परसेंटेज है ना वो सेम ही वैल्यू आ गई है। उसकी वजह ये है फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 100 ही था। तो इस सेल की परसेंटेज निकालनी तो कैसे निकालोगे, 13 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेजेस आ गई हैं हमारे पास। तो इसके नेक्स्ट है वैलिड परसेंट। वैलिड परसेंट क्या होती है कि अगर डेटे में कोई मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा, परसेंट और वैलिड परसेंट में। अगर तो डेटे में कोई मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। और अगर डेटे में कोई मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज जो उनकी मिसिंग थी और टोटल हमारी जो नंबर ऑब्जर्वेशन है 98 वैलिड केसेस थे, 2 मिसिंग थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये जो परसेंटेज है ना इसको वो टोटल 100 से ही डिवाइड करेगा। ये परसेंटेज ऐसे निकालेगा, वो टोटल आपके 100 केसेस ही हैं, वो 100 से ही डिवाइड करेगा सॉफ्टवेयर। जबकि जो वैलिड परसेंट है ना वो 100 से नहीं डिवाइड करेगा, वो मिसिंग वालों को एक्सक्लूड कर देगा और बाकी जो 98 बचे हैं ना वो उस पर डिवाइड करेगा। यानी 3 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब जो मिसिंग है ना उनको एक्सक्लूड कर देगा, फिर जो बाकी बचेंगे ना उस पर डिवाइड करेगा टोटल फ्रीक्वेंसी को। जबकि ये परसेंट जो है ना ये मिसिंग वाले को भी इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। जैसे ये 100 का डेटा हमने एंटर किया हुआ था, वो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में कुछ मिसिंग है, लेकिन वो 100 का ही वो पे डिवाइड करेगा टोटल फ्रीक्वेंसी पे। ये नहीं ये काम करता वैलिड परसेंट, ये वो मिसिंग वालों को एक्सक्लूड करके फिर आप करेगा। तो अगर आपके डेटे में मिसिंग वैल्यू हो तो बेसिकली आपको ये वैलिड परसेंटेज लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और इन केस अगर मिसिंग वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। इस वक्त देख लें तो ये दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे ये करता, यहाँ पे एज में जाके 1-2 मिसिंग कर देता, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मिस कर दिया और किसी एक को मिस कर दिया, फिर मैं एनालाइज करूं, ठीक है। मैं इसको अगर दोबारा एनालाइज करूं तो फिर देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। अब उसने बता दिया 98 वैलिड है, 2 मिसिंग केसेस है। अब मैं अगर नीचे उस पर आ जाऊं तो इसने देखें अब इन दोनों में फर्क आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है अब दोनों में, ठीक है। तो ये जो केसेस है ये उसने 100 पे डिवाइड किया, वैलिड वाले ने वो 98 पे डिवाइड किया। अगर हम ऊपर से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी टेबल से कंपेयर करें तो यहाँ क्या रहा था, 2, 2, 6, 14, 13। तो ये देखें 2, 6, 14, 13, इसका मतलब इसने 100 पे डिवाइड किया है, लेकिन इसने इसमें इसमें उसने वो डिवाइड किया 98 पे, ठीक है। इसलिए ये दोनों अब डिफरेंट होंगे। तो क्लियर होगी ये बात आप लोगों को, परसेंट और वैलिड परसेंट में डिफरेंस क्या है। ओके, इससे नेक्स्ट है हाँ या ना तो जवाब दे दिया करें। ऐसे लगता है जैसे आप लोग सोए हुए हैं या आप लोग प्रेजेंट ही नहीं है। इससे क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होता है, प्रीवियस उसमें परसेंटेज ऐड होती है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज में प्रीवियस जो परसेंटेजेस हैं वो उसने सॉफ्टवेयर ने ऐड की होती है। तो जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वही है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक का था। ग्रुप डेटा में मीडियन और मोड आपने कैलकुलेट किए थे तो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करते थे। उसमें क्या होता था, प्रीवियस सारी जमा होती थी। इसमें भी ऐसा ही है कि इस पॉइंट पे प्रीवियस जो सी है जस्ट यही है, इस पॉइंट पे इन दोनों को ऐड कर लेगा, दिस प्लस दिस 9, इस पॉइंट पे दिस प्लस दिस 14 प्लस 9 वो 23 हो जाएगा, इस पॉइंट पे 23 प्लस 13 36 हो जाएगा, 36 प्लस 6 42 हो जाएगा। तो ये प्रीवियस सारी ऐड है और लास्ट टोटल 100% होगी। तो ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे, और अदरवाइज आप रीज्वाइन करें दोबारा क्योंकि वो ख़त्म हो गया है क्लास टाइम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे भी। नो सर। No, sir.